जय हिंद। आप सभी को आज यूटेरिया प्रैक्टिस सेट नंबर 33 देखेंगे। यूटेरिया पाजर का प्रैक्टिस सेट नंबर 33 है। इसके पहले का सारा सेट अपलोड हो चुका है, तो अगर आप नहीं देखें जाके ज़रूर देखिए। कोई भी सेट आपका छूट गया जाके ज़रूर देखिए, कि हर इस बुक में जो है ना, हर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जाके ज़रूर देखिए जो भी सेट आपका छूटा है। और टेलीग्राम ग्रुप, इस पीडीएफ को कैसे आपको लेना है और इसका डेली शाम में 6:30 बजे टेस्ट भी होता है। तो जाके इसका हम डिस्क्रिप्शन में जो है ना लिंक डाल देंगे, या तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप आ जाएगा। उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। 1 से लेके 32 तक सारा पीडीएफ उस पर डाला हुआ है। पीडीएफ डाला हुआ है, बोर्ड भी डाला हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि वीडियो देख करके जो भी सेट छूटा है वीडियो देखिए, और जहाँ वहाँ जाके बोर्ड से निकाल करके वहाँ से टेस्ट को रिवीजन कीजिए। जितना रिवीजन कीजिए उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि पता है अभी एग्ज़ाम आने वाला बहुत सारा है। तो जो भी सेट आपका छूटा है प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके वीडियो निकालिए और देखिए और जाके टेस्ट लगाइए। और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए सेट नंबर 33 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, आंसर आपको बोलना है, आंसर आपको बताना है कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही है। आंसर आप लोग जरूर बताइएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब तो जरूर कर ही लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप इस चैनल पे ना, बहुत सारा ऐसा है ना, आपको बहुत हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि चैनल तो बहुत सारा है। आप देखिएगा कि अगर गौर से वीडियो को देखिएगा, आपको हम वीडियो के अथी में वीडियो जितना चलेगा ना उतना देर में आपको सारा क्वेश्चन याद करवा देंगे। तो अच्छे से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। और टेस्ट ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग टेस्ट ऑलरेडी दे रहे हैं। तो पीछे क्यों रहिएगा, आराम से ग्रुप ज्वाइन कीजिए और टेस्ट लगाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, बोल रहा है टीका रोग का संबंध किस फसल से है, बताइए। एक का आंसर क्या होगा। टीका रोग का संबंध किस फसल से है। एक का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मूंगफली से। याद रखिएगा, टीका रोग का जो संबंध है ना वो मूंगफली से है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है, बताइए। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है। 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। तो 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीटा कोशिका में क्या होता है, इंसुलिन का रिसाव होता है। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। किस कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है, तो बीटा कोशिका के द्वारा इंसुलिन का रिसाव होता है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी है, बताइए। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि बोल रहा है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी है। तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उरु अस्थि है। क्या है, उरु अस्थि। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, बोल रहा है कि निम्न में से कौन एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है, बताइए। एक आंसर क्या होगा, निम्न में से कौन एक प्रकार का रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है। तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिएटिन है। क्या है, क्रिएटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं। तो 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को क्या मनाते हैं, विश्व वानिकी दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ में स्थित है। क्या है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, बोला निम्न में से मुद्रा के किस रूप में संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। निम्न में से मुद्रा को किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर M1 को कहा जाता है। किसको, M1 को। क्वेश्चन बोल रहा था कि निम्न में से मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है, तो M1 को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आइए 9 पे, बोल रहा है कि सेट है ना, सेट SET निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है, बताइए। सेट जो है निम्न में से किस देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है। से भारत का है ना, भारत का सेबी है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ये सब क्या है, याद रखिएगा, सब भारत का स्टॉक एक्सचेंज है। तो याद रखिए, इसमें बोल रहा है कि सेट जो है इनमें से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज है। तो नो का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, थाईलैंड का है। थाईलैंड का, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था। तो 10 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 मई 1974 को किया था। कब किया था, 18 मई 1974। तो एक याद रखिए, 18 मई 1974 को भारत ने पहला परमाणु परीक्षण का परीक्षण किया था। अगर यहाँ बात करें कि भारत ने दूसरा परमाणु परीक्षण कब किया था, याद रखिए 11 मई 1998 को किया था। कब किया था, 1998 को दूसरा परमाणु परीक्षण किया था। याद रखिएगा। और इसके पहले 1974 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आइए 11 पे, बोल रहा है कि धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। धनवंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किसके? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए, क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं, बोल रहा है कि किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह ए बेखबर कहकर पुकारा था? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खफी खां ने कहा था। किसने? खफी खां। अब ये क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? और इसका आंसर क्या होगा? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिग्दर्शन था। क्यों था? दिग्दर्शन। तो बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था? तो दिग्दर्शन था। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि रेलवे कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? रेलवे कमीशन का जो गठन था किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया था? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कौन है? सरोजिनी नायडू है। कौन है? सरोजिनी नायडू, याद रखिए। तो ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक कौन है? सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आइए। बोल रहा अहमदाबाद मिल हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? बोल रहा अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया था? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35% स्वीकार किया गया था बोनस देना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इंडियन सोसाइटी संगठन की किसके द्वारा स्थापना किया गया था? याद रखिएगा 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? याद रखिएगा 91 था। 18 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 91 था। ये कहाँ हुआ था? याद रखिएगा फैजपुर में हुआ था। यही एक मात्र था, ये फैजपुर में हुआ था। और ये था कि इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो JL नेहरू ने किया था। अध्यक्षता का बात करें JL नेहरू, JL नेहरू किए थे, जवाहरलाल नेहरू किए थे इसका अध्यक्षता, जो फैजपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 पे बोल रहा है कि किस संधि के द्वारा तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? बोल रहा है कि किस संधि के द्वारा तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? बोल रहा है किस संधि के द्वारा तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया था? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा क्या किया गया था? तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था। और तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? याद रखिएगा, ये 1790 से 92 के बीच हुआ था। 1790 से 92 के बीच तृतीय अंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर आइए 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1679 में किया गया था। कब? 1679 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया था? 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कर दिया। कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 22 क्या कह रहा है कि प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया? 1971 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 23 का बात करें, बोल रहा है हाउ टू बी राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। कौन है? रस्किन बॉन्ड है। कौन है? रस्किन बॉन्ड। हाउ टू बी ए राइटर पुस्तक के लिए कौन है? तो रस्किन बॉन्ड है। क्वेश्चन नंबर 24 है, थोड़ा सा PDF ना धुंधला आपको दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिए और मेरे बातों पे ना आप ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा धुंधला है इसमें दिख रहा है, पर कोई नहीं, कंजस्ट कर लेंगे। तो 24 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ना, हम जो बोलेंगे ना उस पर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा धुंधला है तो आप उसका क्वालिटी वीडियो का बढ़ा लीजिए। यहाँ व्यक्ति का नाम है, समाधि स्थल दिया हुआ है, हम पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कौन किसका मिलान सही नहीं है। बोल रहा है किसका मिलान जो है समाधि स्थल नहीं है। तो बोल रहा है, तो इसमें बोल रहा है गलत क्या है? तो शंकर दयाल शर्मा, ये इसका ना शंकर दयाल शर्मा इनका था, कर्म भूमि था, चैत्रा भूमि नहीं होगा। यहाँ पे कर्म भूमि होगा, याद रखिएगा। कर्म भूमि था शंकर दयाल शर्मा का। चैत्रा भूमि किसका था? BR अम्बेडकर का था। BR अम्बेडकर का था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का था चैत्रा भूमि। और महात्मा गांधी क्या था? सबको पता है, राजघाट था। ज्ञानी जैल सिंह के क्या था? एकता स्थल था। और मोरारजी देसाई का क्या था? अभय घाट। याद रखिए, महात्मा गांधी राजघाट समाधि स्थल का नाम था। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल का नाम क्या था? एकता स्थल। एकता में क्या है? ज्ञान है। मोरारजी देसाई का क्या था? अभय घाट। शंकर दयाल शर्मा क्या था? कर्म भूमि। और चैत्रा भूमि किसका था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। अब भाई क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है
कि भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण, बोल रहा है कि भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस वाहन से के द्वारा लॉन्च किया था। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था। याद रखिए ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, PSLV XL C-25, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोल रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है। बोल रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है, याद रखिएगा। 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विसापन करता है। क्या करता है, विपासन करता है, विपासन। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या अर्थ क्या है, बोल रहा है क्वेश्चन में ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है, तो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन करना। क्वेश्चन नंबर आइए 27 पे, बोल रहा है कि देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है। क्वेश्चन बोल रहा है कि देशों के विभिन्न समूहों में किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है, तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान, चीन, म्यांमार के साथ सीमा लगता है। याद रखिएगा किसका, अरुणाचल प्रदेश राज्य का लगता है, किसके देश से, तो भूटान, चीन, म्यांमार के साथ। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है छिबरो, यहाँ पे लिखा है छिबरो, याद रखिए छिबरो लिखा हुआ है, छिबरो लिखा हुआ है। छिबरो पनबिजली परियोजना कहाँ किस नदी पर स्थित है। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टोंस नदी पे क्या है, छिबरो पनबिजली परियोजना स्थित है। छिबरो पनबिजली परियोजना किस नदी पे स्थित है, टोंस नदी पे स्थित है। क्वेश्चन नंबर आइए 29 पे, बोल रहा है कि वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, बताइए वन जीव सप्ताह जो है कब मनाते हैं, तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर के पहले सप्ताह को ना वन जीव सप्ताह मनाते हैं। याद रखिएगा अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन जीव सप्ताह मनाते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का बात करें, बोल रहा है 30 नंबर कि निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा, यहाँ पे लिखा है दलमा लिखा हुआ, याद रखिएगा दलमा दलमा वन जीव अभयारण्य है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दलमा वन जीव अभयारण्य है, तो याद रखिए 30 का राइट आंसर क्या होगा, तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड में है। दलमा वन जीव अभयारण्य कहाँ है, तो झारखंड में है। क्वेश्चन नंबर 31 का बोल रहा है कि नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है। नेपाल हिमालय का जो विस्तार है किन दो नदियों के बीच तक है, 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काली और तीस्ता के बीच जो है नेपाल हिमालय का विस्तार है। काली और तीस्ता की नदियों के बीच जो है नेपाल हिमालय का क्या है, विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 32 बोला कि पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है, पंचायत में अगर चुनाव कराना रहेगा तो किसके द्वारा निर्णय लिया जाएगा, याद रखिएगा 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। किसका, राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है कि आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन जो है किस सूची का विषय है, 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक नियोजन जो है इस संवर्ती सूची का विषय, याद रखिएगा आर्थिक नियोजन संवर्ती सूची का विषय है। क्वेश्चन नंबर 34 का बात करें, बोल रहा है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, सुनिएगा। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है, यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो 34 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर अनुच्छेद 117 में वर्णित है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर और नियंत्रण का विशेष उपबंध है। संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5वीं में है। किसमें, 5वीं में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था। बंधुआ मजदूर अधिनियम जो है संसद ने किस वर्ष पारित किया था, तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1976 में किया था। क्या किया था, 1976 में, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है। इसमें जो है ना कौन सा, इसमें जो ऑप्शन दिया है उसमें कौन है संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, गैर संवैधानिक है। देखिए 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए है, क्या है ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 4। तो इसमें देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का चर्चा नहीं किया गया है और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का चर्चा नहीं किया गया है, लोकपाल का चर्चा नहीं किया गया, सिर्फ वित्त आयोग का चर्चा संविधान में किया गया। कितना अनुच्छेद में, 280 में किया गया। याद रखिएगा इसका जो संवैधानिक निकाय है ना वो सिर्फ वित्त आयोग है। यहाँ गैर संवैधानिक का बात किया है ना, गैर संवैधानिक की बात किया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और लोकपाल, ये तीनों का चर्चा जो है ना नहीं है संविधान में, इसलिए गैर संवैधानिक है। जिसका चर्चा संविधान में है वो संवैधानिक है और जिसका चर्चा संविधान में नहीं है वो गैर संवैधानिक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है, देखिए बहुत धुंधला दिख रहा है, कोई नहीं थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, हम ना क्वेश्चन रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए बोल रहा है संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार, संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार, ये ना मौलिक अधिकार लिखा हुआ है,
मौलिक अधिकार है। बोल रहा संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया, सॉरी यहाँ पे हटाया गया है, हटाया गया था। तो वही क्वेश्चन बोला संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटाया गया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 1978 होगा। यहाँ पे 1978 दिख रहा है, थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ा सा बस आज का सेट में 1978 में किया गया है, याद रखिएगा। तो संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था, तो 1978 ईस्वी में हटाया गया था, याद रखिए। और किस ये मौलिक अधिकार किस संविधान संशोधन था, 44वां था, याद रखिए 44वां संविधान संशोधन था, याद रखिए 44वां संविधान संशोधन था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, ये रिवर सूत्र याद रखिएगा, कहाँ पे लिखे, ये रिवर सूत्र ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, बोल रहा है। ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, गीता मेहता है। ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है, गीता मेहता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे ये बोल रहा है इनियक था, क्या था इनियक क्या था, तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर है, याद रखिए। सॉरी एक नहीं, कैलकुलेटर कंप्यूटर होगा, सॉरी यहाँ इनियक का बात किया, इनियक क्या था, तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो इनियक क्या था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आइए कि प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाते हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रति वर्ष जो है वर्ल्ड स्लीप डे, हम लोग को नींद इतना आता है ना, उसी के बारे में बोल रहा है कि प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है। तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 19 मार्च को मनाते हैं। ऐसा भी दिन है कि एक दिन पूरा सोने का दिन है। प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाते हैं, 19 मार्च को मनाते हैं वर्ल्ड स्लीप डे, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का बात करें, बोल रहा है कि निम्न में से किस पर ध्वनि का तत्व निर्भर करता है। ये तत्व लिखा हुआ है, याद रखिए, ये तत्व लिखा हुआ है, बोल रहा है निम्न में से किस पर ध्वनि का तत्व निर्भर करता है। तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पे करता है। क्या करता है, आवृत्ति पे। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। ये बल लिखा हुआ है, क्या है, बल। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है। तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट करें, सुनिएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है, तो गुरुत्वाकर्षण बल जिम्मेदार है, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर आइए 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित करेंगे तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहता है। क्या करता रहता है, अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए। रात के समय में आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए। तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 45 डेसिबल होना चाहिए, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बताइए। निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होता है। तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, लेकिन ज़्यादा का बात करेगा तो ज़्यादा होता है अल्फा का। अल्फा किरणें का जो है ना तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है, और गामा किरणें का तरंग दैर्घ्य क्या होता है, तो कम होता है। तो तरंग दैर्घ्य कम का बात किया तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, बोल रहा है कि 6 ओम के साथ 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की लंबाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ में कुल प्रतिरोध कितना होगा। बोल रहा है 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा। तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 ओम होगा। कितना होगा, 2 ओम, याद रखिएगा, 2 ओम है, 2 ओम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि आवर्त सारणी के वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है। याद रखिए 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, घटता है। क्या होता है, घटता है। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो घटता है। ऋणात्मकता क्या होता है, तो घटता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है 49, देखिए बहुत थोड़ा धुंधला दिखा है, शराब लिखा हुआ है। शराब का पीएच मान निम्न में से कितना होता है। बोल रहा है शराब का जो पीएच मान है कितना होता है, शराब का पीएच मान। हालांकि शराब का जो पीएच मान होता है ना 2.8 होता है। कितना होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट है, 2.8 होता है। नींबू कितना होता है, 2.2 होता है। नींबू का 2.2 होता है। तो शराब का बात कर रहा है, शराब का पीएच मान कितना, 2.8 होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है। बहुत ईजी क्वेश्चन है।
बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन का बना होता है। बिजली के जो बल्ब का फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। अब आइए स्मरणीय तत्व पे। हर सेट के पीछे ना ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स दिया रहता है, इसको आप अच्छे से देखिएगा, बहुत पॉइंट ना क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसमें नोट्स में ना बहुत अच्छे से क्वेश्चन डाला रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है, पॉइंट नंबर 1 कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था रास बिहारी बोस के द्वारा दिसंबर 1912 में फेंका गया था। याद रखिए, क्वेश्चन पूछेगा कि वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था किसके द्वारा? तो रास बिहारी बोस के द्वारा फेंका गया। कब फेंका गया था? 1912 में फेंका गया था। पॉइंट नंबर 2 बोल रहा है, गदर पार्टी की स्थापना हुआ था कब? तो 1 नवंबर 1913 को हुआ था, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था। तो गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1913 को हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। किसने जापानी जहाज कामागाटा मारू को किराए पर लिया था? तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था कब किया था? 1916 में। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना किया गया था 1916 में किया गया था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया था कब? अप्रैल 1916 में किया गया था। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया था कब? अप्रैल 1916 में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था? किसके द्वारा? कब किया गया था? एनी बेसेंट ने किया था मद्रास में ना। तो बोल रहा है एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग का स्थापना किया गया था कब? सितंबर 1916 में किया गया था, याद रखिएगा। एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना किया था 19 सितंबर 1916 में किया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने नेक्स्ट पॉइंट है, गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में किया था, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था चंपारण में। गांधी जी ने भारत में, अगर यहाँ पे गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग ऐसे किया था दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो याद रखिए चंपारण बिहार में किया था, याद रखिएगा। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था तो चंपारण बिहार में किया था। नेक्स्ट है गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किया था किसने? राजकुमारी शुक्ल ने किया था, राजकुमार शुक्ल। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है कि राजकुमार शुक्ल मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो जॉर्ज एमन। ये तो आपको साफ दिख रहा होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था? क्वेश्चन बोल रहा है कि राजकुमार शुक्ल के मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेज अधिकारी ने कहा था कि वह चंपारण का इकलौता मर्द था? तो जॉर्ज एमन ने कहा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान किया था कब? 1918 में किया था। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में किया था। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था किसने? हंसराज ने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी जनरल डायर को सहयोग किया था, हंसराज ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने लौटाई थी कौन सी उपाधि? कैसरे हिंद की उपाधि जो है ना लौटा दिए थे गांधी जी। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि गांधी जी ने किस हत्याकांड के विरोध में कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दिया था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था तो हंटर कमीशन का गठन किया गया था, याद रखिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु गठन किया गया था, हंटर कमीशन गठन किया गया था। नेक्स्ट है कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय। पॉइंट नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु गठन किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया था? तो मदन मोहन मालवीय, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर है कि भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को भारत में खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया था, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन बोला है कि भारत में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा कब किया गया था? 1923 में किया गया था, याद रखिएगा। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। तो किसने किया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू मिलकर किए थे। नेक्स्ट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था कब? 1924 में हुआ था, कानपुर में हुआ था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुआ था 1924 में, कानपुर में हुआ था। नेक्स्ट बोल रहा है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1928 में हुआ था, नई दिल्ली में।
तो अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सिर्फ रहेगा तो 1924 में कानपुर में हुआ था। लेकिन अगर बात करें हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का लगल रहेगा तो स्थापना कब हुआ था, कहाँ स्थापना हुआ था, तो 1928 में हुआ था, नई दिल्ली में, याद रखिएगा। अगर हिंदुस्तान सोशलिस्ट अगर लगा हुआ रहेगा तो 1928 नई दिल्ली, अगर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन सिर्फ रहेगा तो 1924 में कानपुर में हुआ था। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। नेक्स्ट है काकोरी की घटना घटित हुआ था कब, 19 अगस्त 1925 को हुआ था। इसका नया नाम जो है ना काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। काकोरी ट्रेन एक्शन, याद रखिएगा, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नया नाम है, काकोरी ट्रेन डकैती का। तो याद रखिएगा ये हुआ था 9 अगस्त 1925 को हुआ था। राजेंद्र लाहाड़ी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खान को फांसी दिया गया था, काकोरी कांड में शामिल होने के कारण दिया गया था। नेक्स्ट है व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था किसको, साइमन कमीशन को। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था साइमन कमीशन को। नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत आया था कब, 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी 1928 को आया था। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में प्रस्तुत किया गया था, याद रखिएगा। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में प्रस्तुत किया गया था। लास्ट पॉइंट है कि पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था कब, 8 अप्रैल 1929 को बम फेंका था। जितने भी इस क्वेश्चन में सेट का जो लास्ट में नोट्स में जितने भी लाइन दिया हुआ ना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, सारा याद हो जाएगा, क्योंकि देख रहे हैं क्वेश्चन का लेवल कितना अच्छा है। ये नोट्स नहीं है, एक तरह से एकदम जो है ना एक हीरा की तरह सजाया गया इस नोट्स को एकदम, इसलिए नोट्स के पीछे दिया गया है। तो पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली पे बम फेंका था, 8 अप्रैल 1929 में फेंका था, याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1929 में। तो सेट नंबर, चलिए सेट नंबर 33 कंप्लीट हो गया है। अगर इसके पहले का जो भी सेट नहीं देखें जाके जरूर देखिए, और बोर्ड डाला हुआ टेलीग्राम ग्रुप में सब PDF ग्रुप, टेस्ट ग्रुप और करेंट अफेयर्स ग्रुप, कुमार गौरव सर का जो डेली क्वेश्चन बनता है उसका ग्रुप, तीनों का डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे, वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट से हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।